नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है द अर्थ मीडिया में। आज मुलाकात एपिसोड में आपका परिचय करवाने वाले हैं सोशल मीडिया की एक ऐसी शख्सियत से जो कि श्री श्याम सुमन फाउंडेशन के नाम से अपना फाउंडेशन चलाते हैं और उनका मूल जो टारगेट है वो है नेचर को वापस से अपने इंटरफेस पे लेके आना, यानी कि जो प्रकृति से हम दूर हो चुके हैं उसी प्रकृति की ओर वापस लौटना। कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटने की जरूरत तो है। इसी के विषय में हम श्री श्याम सुमन फाउंडेशन के संस्थापक सुमन चौधरी जी से बातचीत करेंगे। और परिचय में आप पहले से ही इनको परिचित हैं, और अगर परिचित नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये फाउंडेशन के माध्यम से सोशल मीडिया पे एक अलग अलग जगाने की कोशिश करते हैं। नेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं और इनके बर्ड हाउस जो हैं काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। भादरा क्षेत्र में कई सारी जगहों पर आप श्री श्याम सुमन फाउंडेशन के द्वारा लगाए गए बर्ड हाउस आपने देखे होंगे। पक्षियों के लिए समर्पण बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। आपका जो श्री श्याम सुमन फाउंडेशन है उसकी नींव कैसे पड़ी? श्री श्याम सुमन फाउंडेशन की नींव ऐसे पड़ी, जैसे छोटे छोटे पक्षियों को हम देखते थे घरों में, तो वो कच्चे जो मकान थे वो टूटने की वजह से वो बेघर हो गए। तो उनकी जो पीड़ा देखी ना जी, तो मैंने समझा भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। तो ये फाउंडेशन की नींव पड़ने से पहले जी मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। ग्रुप के माध्यम से मैंने सहयोग मांगा, हमारे जो ग्रामीण दानदाता थे उनके माध्यम से जी। तो मेरे को खूब सारा सहयोग मिला और उस सहयोग से मैंने ये काम शुरू किया। तो फाउंडेशन बनने से पहले लगभग 300 के लगभग अपने घोंसले लगा दिए थे जी। तो ऐसे मेरे को दिन प्रतिदिन ये जो आमदनी है यानी उनका सहयोग है वो आता रहा आर्थिक रूप से। तो मुझे ये लगा कि ये तो अपने पर्सनल जैसे अकाउंट पे आ रहा है जी जी। तो इसके लिए कोई ऐसा सार्वजनिक कोई संस्था वगैरह ऐसा कुछ अकाउंट होना चाहिए ताकि लोगों को ये ना लगे भी ये खुद के लिए काम कर रही है जी। तो इसी सोच विचार को करके मैंने इस संस्था को ये आपके सामने मैं लाई हूँ। ये पूरी तरह से लीगल संस्था है, सारा इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है और इसके माध्यम से हम जो कार्य है वो कर रहे हैं जी। प्रकृति के प्रति ये जो आपका लगाव है, क्या विगत कुछ वर्षों से ही चालू हुआ है या हमेशा से आप प्रकृति से जुड़े रहे? ये मेरे बचपन से ही शुरू हुआ है सर। इसमें जैसे मैं बचपन में देखती थी पशु पक्षियों के बीच में रहना और ग्रामीण इलाके में रहना, तो मेरे को ज़्यादा पसंद है नेचर के करीब रहना और इसके बारे में मैं बचपन से ही सोच विचार करती आई हूँ। शुरुआत में मैंने जैसे कैसे कुप्रथाएं थी परिवार में, मृत्यु भोज है तो मृत्यु भोज का मैंने बचपन में ही परित्याग कर दिया था, मैं कभी नहीं खाती थी। ऐसे ही प्रकृति के लिए मेरा लगाव था, जो भी पौधे थे वो लगाते थे और उनकी छाँव में हम बैठते थे, तो तभी से मेरा ये लगाव रहा है। आमतौर पर आम गृहिणी चूल्हा चौका का काम तक सीमित रहती हैं। ऐसे में एक अलग पहचान बना करके सोशल वर्कर के रूप में समाज में निकलना कितना चुनौतियों भरा होगा और कैसे आपने इसको मेंटेन किया होगा? ये मेरे लिए कोई चुनौती भरा नहीं रहा है जी। और मैंने जैसे परिवार में और मेरे इस वर्क में एक संतुलन बना के रखा है। अनुशासन भी जरूरी है और परिवार में अगर समझ हो महिला को आगे बढ़ाने की तो पूरा परिवार भी सहयोग करता है और ये तो अपना समाज सेवा का काम है। तो इसमें मैं एक बैलेंस बना के चलती हूँ, यानी अपने पारिवारिक जो दायित्व है वो भी पूरे करती हूँ, उनके साथ साथ जो मेरे को खाली समय मिलता है उसको मैं पूरा भरपूर सदुपयोग लेती हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, यानी जो भी अपने पास जो खाली समय है वो समाज सेवा में लगाया जाए। क्या फाउंडेशन ये जो सोशल नेचर है इसके अतिरिक्त यानी नेचर से जोड़ने के अलावा भी कोई कार्य करता है? नेचर से जोड़ने के अलावा हमारा काम है जैसे स्कूलों में ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी पेन वितरित करना और महिलाओं के मतलब उनके लिए जागरूकता बढ़ाना। यानी आजकल समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ हैं, पर्दा प्रथा ये भी एक तरीके की कुरीति ही है। इन महिलाओं को ज़्यादा बंधन में मत रखो, जो महिलाएं आगे आना चाहती है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। समाज का सहयोग होगा तो मैं मानती हूँ कि महिला भी जो है अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। आप आज के टाइम में देखो हर क्षेत्र में महिलाएं यानी आगे हैं, अव्वल है और हर क्षेत्र में वो अपना जो योगदान है वो दे रही है। स्टेशनरी जैसे आपने बताया कि आप वितरित करते हैं, इसके अलावा महिलाओं के जागरूकता के विषय में आप कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं की जागरूकता के विषय में एक प्रश्न ये आता है कि जो मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है जिसकी वजह से लोगों के घर भी टूट रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मोबाइल एक कलह की जो जड़ है या फिर मोबाइल सुविधाजनक एक संसाधन है? वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमें मोबाइल का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं नकारात्मक कर रहे हैं, हम किस तरीके का उसमें
माहौल यानी देख रहे हैं, कौन सी रील देख रहे हैं जो अपने काम की है या नहीं है। तो अगर इसमें जो सामग्री आती है सभी तरह की सामग्री है, अगर अच्छी अच्छी चीज़ें नोटिस करेंगे तो मैं मानती हूँ कि मोबाइल घर तोड़ता नहीं है, मोबाइल घर जोड़ता है। जैसे मेरे श्री श्याम सुमन फाउंडेशन से बाहरी मतलब विदेशी जो लोग हैं वो भी जुड़े हैं, उनका भी मेरे को सहयोग मिल रहा है। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलती हूँ, क्योंकि मोबाइल से के माध्यम से ही, एआई के माध्यम से मुझे ये जानने का अवसर मिला कि पशु पक्षियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं, किस प्रकार से हम संस्था को बना सकते हैं। कौन कौन से पक्षी ऐसे हैं जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं? क्या अमूमन सभी पक्षियों के लिए कार्य करना तो संभव नहीं है? आप गौरिया, चिड़िया, तोता, मैना या कुछ ऐसे कुछ विशेष पक्षियों के नाम बता सकते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो? मैं सबसे पहले जो अपना जो ये मॉडल है जी बर्ड हाउस वाला, ये मैं गौरैया के लिए लेके आई हूँ, यानी घरेलू चिड़िया के लिए। जी सबसे पहली ज़रूरत तो यही थी, यानी घर में ही छोटे बच्चे हैं वो इन जानवरों को नहीं देखेंगे तो बाहर जाकर कब देखेंगे। अपने घरों में अमूमन घरेलू चिड़िया ही ज़्यादा रहती है, जी तो उनके लिए मैंने शुरू किया है। अब धीरे धीरे जैसे तोता है और भी जो बड़े बड़े जो है चिड़िया की प्रजाति है अनेक, उनके लिए घोंसले बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ जैसे कमेडी जो पक्षी है अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, जी और उनके लिए भी मैं एक अलग टाइप का जो घोंसला है वो मॉडल थोड़ा तैयार कर रही हूँ। जी शिक्षा के स्तर को जैसे आप पहले के मुकाबले अब कहाँ पाते हैं? जैसे आपने बताया कि आप स्टेशनरी वितरित करते हैं, यानी कि आप शिक्षा से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो अब मैकाले की शिक्षा पद्धति दी जा रही है वो ज़्यादा बेटर है या पहले गुरुकुल पद्धति ज़्यादा बेटर थी? पद्धति दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। गुरुकुल वाली भी सही थी, जी उस टाइम में ज़रूरत थी उसकी, और अब वाली भी सही है क्योंकि अब टेक्निक का ज़्यादा विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी है वो अव्वल है, तो अब वाली भी सही है। लेकिन वो किस दिशा में जा रही है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था गुरुकुल की शिक्षा के साथ साथ, लेकिन अब डिग्री पर लोग व्यवसायिक मतलब कोई भी काम है वो व्यवसायिक हो रहा है। जी तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी व्यवसाय के साथ साथ नैतिक मूल्य है जो होना ज़रूरी है समाज में। क्या आपको लगता है कि आम जनता काफ़ी हद तक स्वार्थी हो गई है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति? बिल्कुल हो गई है नेचर के प्रति और प्रकृति के प्रति, और इस बारे में हमें जागरूकता जो अभियान है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपने समाज में देखते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने प्रकृति से लेने की कोशिश करते हैं। सांस है यानी हवा है, पानी है, मिट्टी है, यानी पंच तत्व का ही अपना शरीर बना हुआ, और यही पंच तत्व अपने उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन हम समाज को दे क्या रहे हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रश्न को यानी मेरे दिमाग में ये चलता रहता था जी कि हम इस धरती पर आए तो हैं, लेकिन इसको देकर क्या जा रहे हैं। जी तो मेरा ये मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ें और इसको कुछ ना कुछ देकर जाएं, लेने से ज़्यादा देना सही रहता है। जो आपका पक्षी बचाओ अभियान है, जैसे चिड़िया बचाओ मान लीजिए, या उसे अन्य पक्षियों से जोड़ सकते हैं, उससे आम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? उससे आम लोग इसका जागरूकता जो अभियान है वो चलाना पड़ेगा। फेसबुक से माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, यानी जो अपना ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसके माध्यम से ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं। और वैसे भी जैसे हमारी कोई भजन मंडली है महिलाओं को, उसके माध्यम से भी जागरूकता जो अभियान है वो चला रही हूँ। स्कूलों में भी जाकर इस चीज़ का हम बच्चों को प्रचार करते हैं, और सोशल मीडिया जैसे आपके माध्यम से भी इसका जैसे प्रचार होगा तो इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी भी अपने छोटे से काम की जो शुरुआत की है वो अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। हमारा जो ये संगठन है ये 11 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था, यानी उस टाइम हमने सिर्फ 11 घोंसलों से शुरू किया था, और अब 30 मई 2026 तक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो घोंसलों की संख्या है वो हमने 540 के लगभग घोंसले लगा दिए हैं। दाना के जो फीडर थे, यानी पक्षियों को दाना डालने के लिए जो फीडर दाना का आता है, वो हमने 52 के लगभग लगा दिए हैं। पानी के सकोरे हैं, यानी पीने के लिए पानी की भी हमने व्यवस्था की है, वो हमने 45 के लगभग लगा दिए हैं। और स्कूल में हमने लगभग 8,000 रुपये के लगभग स्टेशनरी वितरित कर दी है, और पौधे हैं वो हमने 9,000 के लगभग खरीदारी करके लगा दिए। यानी संस्था का जो पूरा अगर हम ऑल ओवर काम देखें 11 अप्रैल 2024 से लेकर और 30 मई 2026 तक का, तो 1,09,000 से ऊपर हम अपना काम कर चुके हैं। ये संस्था बिल्कुल ही शून्य से शुरू हुई थी और अब 1 लाख तक क्रॉस कर चुकी है।
क्या आपके संगठन से जुड़ने की कोई फीस रहती है? कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है या कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत पड़ती है? हमारे संगठन से जुड़ने के लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल जो मेंबर जुड़े हुए हैं वो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। किसी को संस्था के लिए कोई हिसाब किताब, किसी को कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना सहयोग भेज सकते हैं। और रही बात इसके हिसाब किताब की या मेंबरों को कि भी ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसका सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। आपके घर में आयुर्वेद को लेकर के एक बहुत अच्छा माहौल है। आपके पति जो हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद से विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। आप भी क्या आयुर्वेद के विषय में कुछ गहन जानकारियाँ रखते हैं? आयुर्वेद के विषय में तो एक आयुर्वेद सार संग्रह आता है, जी। जो बुक हमेशा हमारे घर में पड़ी रहती है। तो जो खाली टाइम होता है तो मैं वो बुक पढ़ती रहती हूँ, घंटा आधे घंटा उसमें लगाती हूँ। जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, यानी लगभग आयुर्वेद की जो चीज़ें होती है काम में आने वाली, वो गृहिणी की रसोई में हमें मिलती है। और उन चीज़ों से हम स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी इसमें रुचि होती है और मैं पढ़ती रहती हूँ। सुमन जी, पहले जब आपने देखा भी होगा उस दौर को, खेतों से घास लेके आते थे और गौ माता के लिए वो घास या कोई भी पशु के लिए मान लीजिए वो घास लेके आते थे। उस समय औषधियाँ होती थी खेतों में, बहुत सारी औषधियाँ जो खेतों में मौजूद थी। आज हमने पेस्टिसाइड का उपयोग करके उसको ख़त्म कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको वापस से रिसाइकल करने की ज़रूरत है? अदरवाइज़ प्रकृति हमसे और भी बहुत कुछ छीन सकती है। बिल्कुल, उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की ओर जाना होगा, यानी जो प्राकृतिक खेती पहले होती थी, तो अब उसमें जैविक खेती में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। यानी जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी आ गई है। जैविक बीज है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है, यानी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। तो मैं इसके बारे में विशेष ये अपील करना चाहूँगी कि जो खाने पीने की जो सामग्री है वो जैविक खेती से ज़्यादा बनाई जाए, नहीं तो फिर अब अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या फाउंडेशन भविष्य में इस पे भी कोई काम करने का विचार कर रहा है? बिल्कुल, इसमें हमें जैसे जैविक खेती के बारे में कई बार प्रोग्राम चलता रहता है अपने पंचायत घर में भी। अच्छा। तो मैं जो फाउंडेशन से जुड़ी हुई महिलाएं, हमारा ग्रुप है, वहाँ उनको टाइम टाइम पर लेके जाती हूँ और इसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण भी दिलवाते रहते हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं के माध्यम से ही प्रचार ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं जागरूक होगी तो मैं मानती हूँ कि पूरा समाज जागरूक होगा। सरकारी स्तर पर क्या कोई नेचर को बचाने के लिए आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध करवा रही है? इसके बारे में मेरे को पूरा ऐसे डिटेल नहीं है अभी, सरकार क्या उपलब्ध करवाई रही है क्या नहीं करवा रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। जी। और धार्मिक माहौल की अगर बात करें, आप सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया पे आप लगभग शाम के जो समय में भजन वगैरह आपका ऑनलाइन कई बार सुनने को मिलता है। ये क्या सिस्टम है? मतलब सोशल मीडिया पे भजन कीर्तन का जो ये प्रचलन है, ये पहली बार सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। ये प्रचलन तो चल रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में ले जाने का काम है। जो हमारी जो लाइव आती है ना शाम के समय, कैबिनेट लाइव के नाम से आती है, जी। तो उसमें हमने एक जैसे ग्रुप टाइप का ही बना रखा है, लेकिन इसमें पर्सनल किसी की नहीं होती है, वो अच्छा। सभी श्रोताओं की होती है। आप भी उसको देखोगे तो आप भी उसमें ऐड हो सकते हो विशेष गेस्ट के रूप में। जो कोई विशेष कार्य करता है समाज में, उनको वो प्राथमिकता देते हैं। तो इसके माध्यम से अपने साथ में तो मनोरंजन हो जाता है, और मनोरंजन के साथ साथ जो समाज सेवा से जुड़ी जो बातें होती है वो भी लोगों को बताई जाती है। तो अच्छी खासी लोगों को पसंद आ रही है और लोग भी काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। आपको आज के दौर में अगर इस चीज़ का विश्लेषण करना हो तो क्या आप धर्म को ये मानते हैं कि एक नए सिरे पे चढ़ा है, धर्म बढ़ा है या घटा है? धर्म अगर सही अर्थों में माना जाए तो धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो लोगों में काफ़ी देखी गई है, लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं ना धर्म के बारे में, तो ये भी एक व्यवसाय की ओर जाता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी, जी। यानी धर्म के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको जागरूकता होनी चाहिए। यानी अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। जो सच्चाई है वो जाने हम, और धर्म के बारे में यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुद को मालूम होना चाहिए भी ये क्या प्रक्रिया है। जी। वन विभाग की भूमि पर जैसे आजकल अपन देखते हैं कि ज़्यादातर बबूल, खेजड़ी यही सब वृक्ष मिलते हैं। क्या प्रकृति से जुड़े व्यक्तित्व होने के लिहाज से आपको नहीं लगता कि जाल, बरगद, पीपल, नीम या करंज, साथ में कचनार, इस टाइप के पौधों की ज़रूरत है, औषधीय पौधों की?
बिल्कुल लगाए जाने चाहिए। और इसी दिशा में हमारा जो श्री श्याम सुमन फाउंडेशन है, तो ये ग्राम से यानी डुंगराना गांव से हमने शुरुआत की है। ज़्यादातर हमने त्रिवेणी लगाई है, जी। बड़ है, पीपल है, नीम है, और एक जो खिरनी का जो वृक्ष है वो शायद पूरे गांव में ही एक ही वृक्ष होगा, उसकी जो उम्र है वो 500 साल के लगभग है। तो जी। लंबी उम्र के जो पेड़ है जैसे पीपल है, जाड़ है, वो ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है और उनकी जो छाया होती है वो भी गहरी होती है। तो पत्ते भी उनके होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो पक्षियों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है ना, जो घने जो छायादार वृक्ष है उसमें ही ज़्यादा उचित रहती है। तो इन वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है आज के टाइम के हिसाब से। औषधीय पौधों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी आप पोस्ट करते हैं, आपको जानकारी है। औषधीय पौधों में से कौन-कौन से पौधे आम व्यक्ति के घर पे होने चाहिए? आम व्यक्ति के घर में औषधीय पौधा, पहला पौधा तो रहेगा तुलसी का। जी। तुलसी अपने आप में एक औषधीय पौधा है। जी। इसके पत्तों में, बीज में, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। पीपल है, ये अपने ज़्यादातर घरों में नहीं है, अपने ज़्यादातर बाहर में लगाते हैं। ये भी अपने आप में औषधीय पौधा है, ये भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा छोड़ता है। जी। नीम है, ये भी अपने आप में एक औषधीय पौधा है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए। नीम तो पहले से बहुत ही कम हो गए हैं, देखने को नहीं मिलते हैं, तो नीम को और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। काचनार है, ये भी अपने घर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर में कहीं भी गांठें वगैरह हो तो इसके पत्तों से जैसे चाय वगैरह भी बनाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों के काम में आते हैं, वो अपने घरों में ज़रूर होने चाहिए। जी। आजकल जैसे कोविड का जो दौर आया था, कोरोना काल जो आया था, उसके बाद से अचानक 20, 25, 30 वर्ष के जो युवा हैं, उनकी हार्ट फेल्योर में मौत हो रही है। हार्ट फेल्योर ही कहेंगे, हार्ट अटैक तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि संभलने का समय नहीं मिल पा रहा। आयुर्वेद से जुड़े हुए आपके घर में वातावरण है। क्या आपको नहीं लगता कि आयुर्वेद के माध्यम से इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोई कोशिश होनी चाहिए, या फिर हम ऐसी क्या स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं कि जिससे इन रोगों से दूर रह सकें, या हार्ट जैसे ये डर बैठा हुआ है इनसे दूर रह सकें? ये जो कोविड चला था उस टाइम में आयुर्वेदिक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। जो जी। वैक्सीन लगी थी वो एलोपैथिक ही वैक्सीन थी। लेकिन आयुर्वेद विभाग ने एक मुहिम चलाई थी, यानी काढ़ा वितरण की। उस जी। टाइम में सभी को वितरित किया गया था। जी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि उस काढ़े से 100% बचाव हुआ है लोगों का। यानी कोरोना जैसा कोई भी, जहाँ हम रहते थे, जहाँ पोस्टिंग थी, जी। एक भी पेशेंट मेरी नज़र में नहीं आया। और उसमें मैं भी पूरा सहयोग करती थी, घर से काढ़ा बनाकर उसको हम वितरित करते थे पूरे दिन पूरे गांव में। तो आयुर्वेद की जो पद्धति है ना, ये स्थायी पद्धति है और स्थायी इसका समाधान है। इस दिशा में हमें जाना चाहिए। और आजकल के टाइम में क्या है, लोग इसको जानने भी लगे, मानने भी लगे, और ज़्यादातर लोग आयुर्वेद की तरफ जा भी रहे हैं। आपके इन सभी क्रियाकलापों को लेकर के क्या कभी बलबीर जी ऑब्जेक्शन नहीं करते, एतराज़ नहीं करते कि भाई आप जो ज़्यादातर समय समाज सेवा को देने लगे हैं? बिल्कुल, इसमें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उनका मेरे को पूरा सहयोग मिलता है। जी। और वहाँ भी वो जो औषधालय में जैसे पेड़ पौधे लगाने हैं या कोई बर्ड हाउस लगाना है, पक्षियों के लिए सेवा करते हैं, तो जी। उनमें मेरा भी उनको पूरा सहयोग मिलता है। यानी एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं, तभी हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में श्री श्याम सुमन फाउंडेशन की संस्थापिका और नेचर के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड एक व्यक्तित्व है। मुलाकात में आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। फिलहाल दौर जारी रहेगा बहुत सारी मुलाकातों का। अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।